हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा कि हमें फर्स्ट एंड सेकंड लेसन बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू के, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे जितने भी चैप्टर्स दिए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, बट जहाँ तक कि एग्ज़ाम के तरफ से सोचा जाए या फिर देखा जाए तो ज़्यादातर जो मार्क्स दिए जाते हैं, मार्क्स क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में, वो फर्स्ट एंड सेकंड से थियोरेटिकल जो प्रैक्टिकल के आते हैं वो इन्हीं दो क्वेश्चंस में से आते हैं। वैसे बाकी सब भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बट ज़्यादातर इन दोनों लेसन्स में आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो दोस्तों, पिछले वाले वीडियो में आपने पढ़ा कि पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का इंट्रोडक्शन और मीनिंग क्या होता है, और डेफिनेशन भी जाना आपने। तो इस वाले वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम नेक्स्ट वाले वीडियो में फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, फीचर्स मतलब होता है विशेषता। विशेषता मतलब कोई भी चीज़ की जो अच्छी गुण होता है उसे हम कहते हैं विशेषता। जैसे कि यहाँ पर है पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म। तो पार्टनरशिप फर्म का क्या क्या खासियत है कि आपको इसमें एग्रीमेंट करना चाहिए या फिर पार्टनरशिप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या क्या विशेषताएं हैं पार्टनरशिप फर्म के, वो हम इस वाली वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे पहला दिया हुआ है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट मतलब क्या होता है कि एग्रीमेंट मतलब आप तो जान ही सके होंगे, एग्रीमेंट ये पेपर होता है जो आपकी बिजनेस और या फिर आपकी प्रॉपर्टी को दर्शाता है कि ये आपकी है। लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होता है कि पार्टनरशिप इज़ अ रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स। पार्टनरशिप एक ऐसा रिजल्ट होता है, एग्रीमेंट का एक ऐसा रिजल्ट है जो पार्टनर्स के बीच में होता है। ये क्या है, आइए देखते हैं। इट कुड बी रिटन और ओरल। ये जो एग्रीमेंट है ये रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। एग्रीमेंट मतलब ऐसा पेपर, ऐसी जानकारी या फिर ऐसा इन्फॉर्मेशन हम कह सकते हैं जहाँ पर दो बिजनेसमैन अपने आप में सुलझ जाएं कि जो भी हम या फिर हमारा जो डिपार्टमेंट है, जो भी हमारा पार्टनरशिप फर्म है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो जो भी उसमें पॉलिसी होंगी वो हमें माननी पड़ेंगी। वो रिटर्न भी हो सकती हैं और ओरल भी हो सकती हैं, क्योंकि जब आप किसी भी बिजनेस में ज्वाइन होते हो तो वहाँ पे रिस्क भी तो होता है ना। तो यहाँ पे क्या दिया है, अ रिटन एग्रीमेंट इज़ प्रीफर्ड। ज़्यादातर देखा जाए तो रिटन एग्रीमेंट ही प्रीफर किया जाता है, रिटन एग्रीमेंट, ओके, so that it can be used as a proof in the court of law and such written agreement is known as partnership deed। ठीक है, वैसे देखा जाए तो ज़्यादातर मतलब हमेशा वैसे ओरल जो एग्रीमेंट है वो बहुत कम होता है, लेकिन जो रिटन एग्रीमेंट है वो ज़्यादातर प्रीफर किया जाता है हर एक ऑर्गेनाइजेशन से, क्योंकि ये एक ऐसा एग्रीमेंट बन जाता है कि अगर आपके फर्म में या फिर कंसर्न में या फिर ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ी सी भी डिस्प्यूट्स, थोड़ी सी भी झगड़े हो गए किसी भी बात को लेकर, तो ये कोर्ट में जो गवाही का काम करता है, जो सबूत का काम करता है, वो होता है रिटन एग्रीमेंट। अब नेक्स्ट होता है नंबर ऑफ पार्टनर्स। नंबर ऑफ पार्टनर्स मतलब क्या होता है कि आपके जो कंसर्न है, आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें कितने मेंबर होने चाहिए। तो यहाँ पर क्या दिया है, मिनिमम 2 मेंबर्स या फिर पार्टनर्स आर नीडेड टू स्टार्ट पार्टनरशिप फर्म। कम से कम दो, कम से कम 2 पार्टनर चाहिए आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। एंड मैक्सिमम आर 50 अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 19, सॉरी, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट
2013। वैसे देखा जाए तो ये 2013 में ही ये जो एक्ट है ये बन चुका था, बट 2014 में इसे रीस्टैब्लिश किया गया, यानी कि 2014 में इसे फिर से अमेंड किया गया, अडॉप्ट किया गया। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन या फिर फर्म, पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करेंगे, वहाँ पर कम से कम 2 पार्टनर या फिर ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 50, उससे ज़्यादा नहीं, और कम से कम 2, उससे कम नहीं। अब थर्ड है फीचर इसका लॉफुल बिजनेस। लॉफुल बिजनेस मतलब कि जो भी आपकी बिजनेस, आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो भी प्रोडक्शन करेगी वो लीगल होगी। मतलब जिस भी स्टेट में आप काम कर रहे होंगे, आपकी बिजनेस होगी, आपकी फर्म होगी, वो उस स्टेट में क्या क्या वो स्टेट आपके ऊपर एग्री करता है, परमिशन देता है कि आप इस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर सकते हैं। मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं कि उस स्टेट में, जिस स्टेट में आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन होगी या फिर फर्म होगी, इंडस्ट्री होगी, उस स्टेट में या फिर उस गवर्नमेंट के आँखों में आपका जो बिजनेस है लॉफुल होगा, यानी कि किसी भी तरह का इलीगल प्रोडक्शन नहीं करेगा। अब दोस्तों यहाँ पे फोर्थ है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब दोस्तों इस पॉइंट सुनते ही आपको समझ आ गया होगा कि अगर आप किसी भी बिज़नेस में ज्वाइन करते हैं या फिर आप उस बिज़नेस का मेंबर बनते हैं, तो आपको जितना लॉस होगा उतना तो इक्वल पेमेंट करना पड़ेगा, बट उसके साथ साथ आपको प्रॉफिट भी उतना ही मिलेगा। मतलब इक्वली जितना आपको लॉस उठाना पड़ेगा उतने आपको प्रॉफिट भी इंजॉय करना पड़ेगा। तो जो भी पार्टनरशिप फॉर्म जो भी होता है उसका मैक्सिमम पर्पस क्या होता है कि मैक्सिमम वो प्रॉफिट कमाए, ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रॉफिट कमाए। ठीक है, पार्टनर्स हैव टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस अकॉर्डिंग टू द रेशियो गिवन इन द एग्रीमेंट। बट प्रॉफिट और लॉस ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोनों लॉस आप ज़्यादा सहो, प्रॉफिट आप कम लो, ऐसा नहीं। जितना एग्रीमेंट में जो दिया रहेगा, जो भी एग्रीमेंट में दिया रहेगा उसके मुताबिक आपको प्रॉफिट और लॉस, गेन या फिर लॉस सहना पड़ेगा। अब नेक्स्ट आता है इफ़ द एग्रीमेंट इज साइलेंट अबाउट द रेशियो देन प्रॉफिट लॉस विल बी इक्वल। अगर एग्रीमेंट पे ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, कि अगर एग्रीमेंट में लिखा है कि आने वाले पार्टिसिपेंट को 50% लॉस और 25% प्रॉफिट मिलेगा, अगर, या फिर 50% प्रॉफिट 25% लॉस मिलेगा, या फिर ये दोनों ही अगर नहीं लिखा है, तो आपको इक्वल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली सहना पड़ेगा। जितना लॉस होगा उतना लॉस, जितना प्रॉफिट होगा उतना प्रॉफिट। नेक्स्ट पॉइंट है अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर बिजनेस का जो लायबिलिटी है, अगर बिजनेस की लायबिलिटी बिजनेस या फिर पार्टनर्स अगर नहीं चुका पाए, तो उन्हें अपने घर से देना पड़ेगा उस लायबिलिटी को। इधर अपनी ज़मीन जायदाद को बेचकर वो लायबिलिटी पे करेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है रजिस्ट्रेशन। अब दोस्तों रजिस्ट्रेशन क्या कहता है, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इज कंपलसरी। ध्यान दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इज कंपलसरी ओनली इन द महाराष्ट्र। ओनली इन द महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जब भी आप महाराष्ट्र में कोई भी अगर इंडस्ट्री या फिर फर्म ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ पर आपको महाराष्ट्र के गवर्नमेंट के पास आपको ये रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा कि आपके पास आपने फर्म या फिर इंडस्ट्री स्टार्ट किया है। विद द इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2005। लेकिन ये एक्ट जो आया एक्ट, ये कब स्टार्ट किया गया था? 1
अप्रैल 2005 को ये स्टार्ट किया गया था। अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, अब क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू इंडियन एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज ऑप्शनल, इट मीन्स अ फर्म मे और नॉट बी रजिस्टर। लेकिन इंडिया के हिसाब से देखा जाए, मतलब होल ओवर द इंडिया अगर देखा जाए, तो ये आप रजिस्टर करा भी सकते हैं, नहीं भी करा सकते हैं, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ सकता। चाहे वो आप पानी पूरी का बिज़नेस स्टार्ट करें या तो वड़ा पाव का बिज़नेस स्टार्ट करें, चाहे कौन से भी आप बिज़नेस स्टार्ट करें, वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन कराएं या फिर ना कराएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप महाराष्ट्र में अगर आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको वहाँ के गवर्नमेंट से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, अन्यथा आपकी जो महाराष्ट्र के पॉइंट ऑफ व्यू में जो आपकी वैल्यू कुछ नहीं रहेगी। रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म merely certifies its existence and it is a process entering the name partnership firm in the register of the registrator। ओके, मतलब जब आप रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास करा लेते हैं तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास आपके, मतलब महाराष्ट्र गवर्नमेंट के आंखों में, इन द आई ऑफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट, योर बिजनेस विल एग्जिस्ट इन द मार्केट, अदरवाइज इट विल नॉट एग्जिस्ट इन द मार्केट। Now next point is joint ownership and management। joint ownership means, अब दोस्तों क्या है joint ownership and management, ठीक है, each partner is joint owner of property of the firm। हर एक बिजनेस अपने फर्म के प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है, मतलब हर एक वो बिजनेस जो प्रॉपर्टी, मतलब जो बिजनेस से जुड़ा हुआ है, उसका हर एक प्रॉपर्टी उसकी असेट है, हर एक पार्टनर की वो असेट है। जितने भी इंडस्ट्री में जितने भी मटेरियल्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सबके असेट्स हैं, मतलब वो उन्हें यूज़ कर सकते हैं, वो उनका ही एसेट है। बट कंडीशन ये है कि उसे आप पर्सनल यूज़ नहीं कर सकते, घर के लिए आप यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि बिजनेस के पास एक मिनट, मान लीजिए अगर बिजनेस के पास मोटर कार है, ठीक है, अगर बिजनेस के पास मोटर कार है या फिर कार है, कोई भी कार है, जीप है, कार है, व्हीकल है, ट्रक है, गाड़ी है, जो भी हो, तो उसे आप घर के लिए यूज़ नहीं करेंगे, अपने पर्सनल यूज़ नहीं करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्री में या फिर ऑर्गेनाइजेशन में ही यूज़ होगा। अदरवाइज योर पार्टनर विल बी रिजेक्ट यू, मतलब रिजेक्ट तो नहीं करेंगे, बट उस इंडस्ट्री में, मतलब आप कह सकते हैं कि वहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ पर्सनल यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर आपको इंडस्ट्री के प्रोसेस से फॉलो करना पड़ेंगे। अब दोस्तों देखते हैं प्रिंसिपल एंड एजेंट। ईच पार्टनर वर्क्स इन टू फोल्ड कैपेसिटीज़, मतलब हर एक पार्टनर दो तरीके से काम करता है अपनी इंडस्ट्री में, जैसे एक प्रिंसिपल की तरह, दूसरा एजेंट की तरह, एक पार्टनर की तरह, दूसरा एजेंट की तरह। मतलब इस बात को समझिएगा, मान लीजिए आप इंडस्ट्री में काम करते हैं, ये आप हैं, तो आप एक इंडस्ट्री में काम करते हैं, दूसरा आप प्रोडक्शन का काम करते हैं, जितने भी प्रोडक्शन का काम होता है वो आप प्रोडक्शन का काम करते हैं। दूसरा, ये तो पहला हो गया, दूसरा क्या होता है, अगर आप इंडस्ट्री में काम करते हैं तो आप अपनी प्रोडक्ट को दूसरे पर्सन से बिचवा सकते हैं, सेल करवा सकते हैं, जिसके नाम से आप कहलाएंगे आप एक एजेंट हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आई। एजेंट उसे कहते हैं जो आपके प्रोडक्ट को बिचवाता है, मतलब आप तो खुद तो एक बिजनेसमैन या फिर पार्टनर है ही हैं जो आप सेल करेंगे, बट आप दूसरे से भी सेल करवाएंगे, दूसरे से सेल करवा के उससे भी थोड़ा सा कमीशन देंगे, राइट, और उससे थोड़ा सा कमीशन अपने इंडस्ट्री से कमीशन लेंगे भी।
अब दोस्तों 9th पॉइंट है डिसोल्यूशन। दोस्तों डिसोल्यूशन का मतलब आप कह सकते हैं बंद हो जाना या फिर नष्ट हो जाना, ठीक है। अ पार्टनरशिप फर्म कैन बी डिसॉल्व्ड, हट सकता है या फिर बिगड़ बंद हो सकता है थ्रू द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर। अगर एग्रीमेंट में पार्टनर्स के बीच अगर कोई भी डिस्प्यूट्स या फिर आप कह सकते हैं पार्टनर्स के बीच में अगर आनाबानी हुई तो वो बिजनेस थोड़ा सा डिसॉल्व हो सकता है, बंद हो सकता है। मान लीजिए अगर कोई आपके इंडस्ट्री में या फिर किसी इंडस्ट्री में आप काम करते हैं, राइट, आप किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो यहाँ पर कोई बंदा था जिसकी डेथ हो गई या फिर वो बीमार पड़ गया। मान लीजिए अभी तो कोरोना चल रहा है, ठीक है, मान लीजिए उसे कोरोना हो गया, ठीक है, कोरोना हो गया, तो क्या करना पड़ेगा आपको कि आपको अपने पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर्स रहेंगे सबसे आपको परमिशन लेनी पड़ेगी या फिर आप मीटिंग बिठाएंगे जहाँ पर आप लोग बातचीत करेंगे कि हमें इस समय, इस टाइम में, इस पीरियड में हमें अपनी इंडस्ट्री को चलाना चाहिए या फिर डिसॉल्व करना चाहिए। तो मतलब करने का यही है कि अगर कोई भी किसी भी प्रकार का अड़चन या फिर ऑब्स्टेकल आता है तो आपको अपने बिजनेस को थोड़ा सा मूव करना पड़ेगा, थोड़ा सा लेट चलाना पड़ेगा। या फिर आपके बिजनेस में कोई भी पर्सन है जो इंडस्ट्री से हटना चाहता है तो उसे 14 दिन पहले यानी 14 डेज पहले ही उसे नोटिस देनी पड़ेगी कि मैं यहाँ से रिटायर होना चाहता हूँ। तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा, 1-2 महीने इंडस्ट्री लेती है, फिर उसके बाद आपको रिटायरमेंट मिल जाता है। तो द फर्म कैन ऑल्सो डिसॉल्व इफ़ अ पार्टनर डाइज एंड रिटायर्स। जैसे कि मैंने बताया अगर कोई भी पार्टनर जिसका डेथ हो जाता है या फिर रिटायर हो जाता है तो वो इंसॉल्वेंट हो जाता है। मतलब बिजनेसमैन जो भी बिजनेस होता है, सॉरी, जो बिजनेस होता है वो इंसॉल्वेंट है, यानी कि उसकी जो असेट होती है कम हो जाती है, उसकी एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है। तो इस दौरान उस कंपनी को अपना जो इंडस्ट्री होता है बंद करना पड़ता है कुछ समय के लिए, या फिर सालों बीत जाते हैं, सालों तक बंद रहता है, फिर उसके बाद जब पार्टनरशिप फिर से स्टार्ट होता है तो वो स्टार्ट करना पड़ता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड जैसा कि हमने बताया कि पार्टनरशिप डीड मतलब एग्रीमेंट ही होता है जहाँ पर आप अपने जिस इंडस्ट्री से आप जुड़ेंगे उस इंडस्ट्री में आप एग्रीमेंट या फिर साइन करेंगे जहाँ पर कि आप एक पार्टनर्स के तौर पर आप काम करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में।